हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 24 अगस्त को यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। हाँ दोस्तों, आप इस एग्ज़ाम के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों, अब ये एग्ज़ाम आपसे केवल 4 कदम दूर है और इस 4 दिनों में आप जितना हो सके प्रैक्टिस कर लीजिए, दोहरा लीजिए, क्योंकि ये 4 दिन का जो प्रैक्टिस है आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा, बहुत ही मदद करेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं भूगोल सेक्शन जो है जीएस का, इससे कुल 5 क्वेश्चन आएंगे। तो हाँ दोस्तों, इस 5 क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस 5 क्वेश्चंस के लिए भूगोल से जितना इंपॉर्टेंट हो सके मैं क्वेश्चंस यहाँ कलेक्ट किया हूँ। तो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मुझे उम्मीद है कि इस एग्ज़ाम में इस एक वीडियो से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। जी हाँ, 100% श्योर है ये 5 नंबर आपको जरूर इस वीडियो से मिलने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो केवल 85 नहीं है बल्कि मैं एक्सप्लेन करूँगा, संक्षेप में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हाँ दोस्तों, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु नदी भारत में किन 2 पर्वतों से होकर गुजरती है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। सिंधु नदी भारत के किन 2 पर्वतों से होकर गुजरती है? जी हाँ, काराकोरम लद्दाख जास्कर ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय महान हिमालय। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये जम्मू कश्मीर है। आप ध्यान से देखिएगा, ये जम्मू कश्मीर है और सिंधु नदी जो है मानसरोवर तिब्बत से सिंधु नदी निकलती है और लद्दाख जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। तो दोस्तों, इसी लद्दाख जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में यहाँ पे एक पर्वत है जो सबसे ऊपर पर्वत का श्रेणी है, उसका नाम है काराकोरम, और काराकोरम के बाद है लद्दाख के नीचे है जास्कर। तो दोस्तों, लद्दाख और जास्कर, ध्यान से देखिए दोस्तों, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर सिंधु नदी गुजरती है, जो कि मानसरोवर झील से तिब्बत से आती है और यह पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में मुहाना बनाती है। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? हाँ, ध्यान से देखिए, अक्सर यह क्वेश्चन आपको घुमाकर पूछता है एग्जाम में। तो देखिएगा, कौन सी नदी जो है पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? हाँ, ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रायद्वीपीय भारत है और पश्चिम दिशा में देखा जाए तो नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है। ध्यान से देखिए, अमरकंटक चोटी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है, इसका नाम है नर्मदा। ताप्ती नदी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक जिला है बैतूल के पठार से निकलती है ताप्ती नदी और ये भी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का नाम क्या है? ताप्ती नदी। ध्यान से देखिए, भरत पूजा की बात करें तो ये केरल में बहती है। जी हाँ, केरल में ये बहती है, जो कि ये भी अरब सागर में गिरती है। लेकिन पेन्नार नदी जो है दोस्तों, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में यहाँ गिरती है, जो कि कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच से गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, तो पेन्नार नदी पूरब दिशा में बहकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में बाएं तरफ से मिलती है? हाँ, गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो गंगा में बाएं साइड से मिलती है? यमुना, केन, सोन, रामगंगा। हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी जो उत्तरकाशी जिले गोमुख के पास गंगोत्री से निकलती है और भारत के 5 राज्यों से होते हुए यह बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों, तो इस गंगा नदी में देखा जाए तो एक नदी है यमुना, जो कि दाएं साइड से आकर प्रयागराज में मिलती है, और देखा जाए केन नदी, तो केन नदी जो है यह यमुना में आकर मिलती है। सोन नदी की बात करें तो अमरकंटक चोटी से निकलती है और यह पटना बिहार के पास जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो नदी ध्यान से देखिए, ये यमुना नदी है, यह केन नदी है, यह सोन नदी है। ये तीनों जो हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देखा जाए तो ये दाएं साइड से मिलती हैं, जबकि रामगंगा नदी जो है, हाँ ध्यान से देखिए, रामगंगा नदी जो है ये बाएं साइड से आकर गंगा में मिलती है। जी हाँ, हिमालय साइड से आती हैं, बाएं तरफ से आकर गंगा में मिल जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रामगंगा। क्लियर दोस्तों? तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हाँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी पूछा है दोस्तों, लंबी नहीं पूछा है। ध्यान से देखिए, लंबी नहीं पूछा है, बड़ी पूछा है। और बड़ी का यहाँ मतलब है कि चौड़ी। जल ग्रहण क्षेत्र किसका सबसे ज़्यादा है? तो आंसर यह है नील नदी। देखिए, अमेजन नदी, यांगसी नदी, गंगा नदी, इसका आंसर कीजिए। हाँ दोस्तों, तो इसका सही आंसर है अमेजन नदी। जी हाँ, अमेजन नदी जो है यह विश्व की सबसे बड़ी व चौड़ी नदी है। और देखा जाए तो अमेजन नदी कहाँ बहती है दोस्तों? तो अमेजन नदी जो है यह, आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत से निकलती है और ब्राज़ील होते हुए
अंध महासागर या अटलांटिक महासागर में ठीक, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक भूमध्य रेखा पर ही यह आकर अपना मुहाना बनाती है। इस नदी का क्या नाम है? अमेजन नदी, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगर देखा जाए लंबाई में, तो लंबाई में अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। आइए इन क्वेश्चन ऑप्शन को देखें। नील नदी की बात करें तो यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो कहाँ बहती है दोस्तों? जो कि कहाँ बहती है? ये ध्यान से देखिएगा, नील नदी की बात कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है अमेजन नदी। नील नदी की बात करूँ तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। हाँ, अफ्रीका महाद्वीप है। ये विक्टोरिया झील से निकलती है और उत्तर की तरफ प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। यांगसी नदी की बात करें तो ये चाइना में बहती है, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की बात करें तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है, जो भारत की सबसे पवित्र व लंबी नदी है। आइए दोस्तों, उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? हाँ, ध्यान से देखिए, कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कांगो नदी, लिम्पोपो नदी, माही नदी और मिसिसिपी नदी। इसका आंसर कीजिए। उम्मीद है दोस्तों आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। तो इसका सही आंसर है माही नदी। हाँ, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो माही नदी की बात करूँ, माही नदी जो है आपको पता होगा कि ये भारत मध्य प्रदेश में एक झील है, मेहद झील। जी हाँ, मेहद झील से एक नदी निकलती है, माही नदी। और राजस्थान में, ध्यान से देखिए, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। जो कर्क रेखा इस तरह गई है दोस्तों, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? माही नदी, जो कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है दोस्तों। माही नदी भारत में बहती है दोस्तों। और माही नदी जो देखा जाए भारत में 3 राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से, हाँ ध्यान से देखिएगा, ये मिसटाइप है, लिखित नहीं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है? ध्यान से देखिए, रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा हम फिर बैक हो रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको मैं और एक्सप्लेन कर दूँ। ये माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, क्लियर है, जो कि भारत में बहती है। कांगो नदी की अगर बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप में कांगो देश में बहती है, जो कि यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। किसको काटती है? भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी की बात करें तो यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। किसको? मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो देख लीजिए आप, कांगो नदी किसको काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हाँ दोस्तों, लिम्पोपो नदी कहाँ बहती है? ये भी अफ्रीका महाद्वीप की ही नदी है। मिसिसिपी नदी की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहती है, जो कि पंछी के पंजे की आकार की यह डेल्टा बनाती है। ध्यान से देखिएगा, पंछी के पंजे की आकार की यह डेल्टा बनाती है। चलिए लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है? ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है? आमूर नदी, हांगो नदी, यूराल नदी, मेकांग नदी। हाँ दोस्तों, तो इसका सही आंसर है आमूर नदी। जी हाँ, आमूर नदी, जैसा कि आप जानते हैं, मान लीजिए ये आपका, मान लीजिए एशिया है, मान लीजिए ये एशिया है, ये आपका ये एशिया है, आपका इधर एशिया है। एशिया में ध्यान से देखिएगा, ये आपका इधर ये हिस्सा पूरा आप गौर से देखिएगा, ये रूस है। कौन सा? रूस है। और ये नीचे कौन है? चीन है। CH मतलब क्या? चीन है। तो दोस्तों यहाँ से एक नदी निकलती है और रूस और चाइना के बीच होते हुए, रूस और चीन की सीमा होते हुए ये जाकर ओखष्टक की खाड़ी में गिर जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे खाड़ी है ओखष्टक की खाड़ी, इसी ओखष्टक की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी? आमूर नदी। किसके बीच सीमा बनाती है? रूस और चाइना के बीच सीमा बनाती है। हांगो नदी की बात करें तो इसे चीन का शोक कहते हैं। हाँ, हांगो नदी को चीन का शोक कहते हैं दोस्तों। मेकांग नदी की बात करें तो यह दक्षिण पूर्वी एशिया की नदी है, जो कि म्यांमार, थाईलैंड, लाओस के क्षेत्र में बहती है, ये देशों में बहती है दोस्तों। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आप, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन है दोस्तों? तो आप इसका आंसर करते रहिए, आप आंसर कीजिए। मान लीजिए ये भारत है सपोज, और ये हिमालय है दोस्तों। ये कौन सा है? ये हिमालय है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी है। तो दोस्तों यहाँ पे तिब्बत में सबसे पूर्वी चोटी है, इस चोटी का क्या नाम है? नामचा बर्मा। जी हाँ, तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का क्या नाम है? नामचा बर्मा। कंचनजंगा की बात करें तो यहाँ पे सिक्किम में है, जो कि
हिमालय पर स्थित, ध्यान से सुनिए, हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा, जो कि किस राज्य में है? सिक्किम में है। नामचा बर्मा जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या है? नामचा बर्मा। क्लियर? तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चुंबी घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? हाँ, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबी घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सिक्किम में। जी हाँ, आपको पता होगा ये सिक्किम है, ये सिक्किम है, और सिक्किम में एक घाटी जिसका नाम है चुंबी घाटी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, चुंबी घाटी किस राज्य में है? तो सिक्किम है दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो वैसे लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा एग्जाम में। दोस्तों मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? हाँ देखिए यहाँ पे, कोयले के उत्पादन के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर कीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं भारत में, ये मान लीजिए ये दक्षिणी भारत है, मान लीजिए यहाँ पे, तो भारत में दोस्तों चट्टान जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है, गोंडवाना क्रम की चट्टान में देखा जाए तो दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी का जो ये घाटी है, ये कहाँ पे? उड़ीसा में। गोदावरी नदी घाटी आंध्र प्रदेश में, और दामोदर नदी घाटी कहाँ? झारखंड में। ये जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्रों में कोयले का भंडार है। और वो भी किस कोटि का कोयला? तो किस कोटि का? तो बिट्टू बीनस, ध्यान से सुनिएगा, बिट्टू बीनस किस्म का कोयला, जो कि द्वितीय कोटि का कोयला होता है दोस्तों। भारत में सबसे अधिक 98% जो कोयला मिलता है वह बिट्टू बीनस किस्म का कोयला मिलता है, जो कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों से इन 3 नदियों घाटियों में ही का कोयले का उत्पादन होता है दोस्तों। 1% मात्र देखा जाए तो एंथ्रेसाइट किस्म का जो कोयला होता है, जो कि उच्च कोटि का कोयला होता है, जो कि जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में मिलता है दोस्तों। तो उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जेमू ग्लेशियर भारत के किस राज्य में? हाँ ध्यान से देखिए, जेमू ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सिक्किम। जी हाँ, जेमू ग्लेशियर जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है दोस्तों। ग्लेशियर से क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, ग्लेशियर ये कौन सा है? जेमू ग्लेशियर। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो सियाचिन ग्लेशियर अगर पूछे दोस्तों तो यह लद्दाख क्षेत्र में है। क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था एक राज्य, अब जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो सियाचिन का जो क्षेत्र है किसमें है? ये लद्दाख क्षेत्र में है दोस्तों। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी कौन सी है? हाँ देखिए, ध्यान से देखिए, एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये एशिया है, मान लीजिए ये एशिया है दोस्तों, ये मान लीजिए ये एशिया है। तो एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी जो है, पश्चिम किधर? इधर आपका एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी दोस्तों। तो एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी जो है, वैसे एशिया, ध्यान से सुनिए आप लोग, एशिया की सबसे पश्चिमी जो देश है वह तुर्की है, लेकिन पश्चिमी राजधानी जो है वह निकोसिया है, जो कि भूमध्य सागर में है। उस देश का नाम है साइप्रस। हाँ, साइप्रस देश की राजधानी निकोसिया जो है एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी है। देश पूछेगा तो क्या आंसर करेंगे? तुर्की। अगर देश पूछेगा तो क्या करेंगे? तुर्की। जबकि तुर्की एशिया की सबसे पश्चिमी देश है, और राजधानी पूछेगा तो क्या कहेंगे? निकोसिया, जो कि साइप्रस देश की राजधानी है। उम्मीद है क्लियर पॉइंट हो गया होगा। लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को प्यासी भूमि के नाम से जानते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस महाद्वीप को प्यासी भूमि के नाम से जानते हैं? हाँ दोस्तों, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो दोस्तों इसका आंसर कीजिए। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। प्यासी भूमि के नाम से ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया जो है इसे प्यासी भूमि के नाम से जानते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी हिस्सा है यह सब मरुस्थलीय हिस्सा है दोस्तों। यहाँ वर्षा का अभाव है। इस मरुस्थल का नाम है विक्टोरिया मरुस्थल। ये कई भागों में डिवाइडेड है। तो ये विक्टोरिया मरुस्थल जो है, यहाँ पे वर्षा का बहुत ही अभाव है। ऑस्ट्रेलिया में जितने भी शहर बसे हुए हैं वह पूर्वी तट के साथ बसे हुए हैं दोस्तों, पूर्वी तट के साथ बसे हुए हैं। हाँ ध्यान से देखिएगा, इसी ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र में एक पर्वत है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो विश्व का तीसरा सबसे लंबा पर्वत है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दोस्तों। तो एशिया का देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी हिस्सा है वह मरुस्थलीय है, पानी का अभाव है, वर्षा नहीं होता है, इसीलिए इसे हम प्यासी भूमि के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? हाँ ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलता है दोस्तों ऐसे।
स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और काला सागर, भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर, लाल सागर और अरब सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर। इसका आंसर कीजिए, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। हाँ दोस्तों तो जैसा कि आप जानते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप है, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे भूमध्य सागर है, यहाँ से एक नहर है, ये मान लो लाल सागर है, ये लाल सागर है, ये मान लो लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर है ये भूमध्य सागर और ये लाल सागर। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ा गया है, एक नहर निकाला गया है। इस नहर का नाम क्या है? सुएज नहर, जो कि कहाँ बहती है? मिस्र में। सुएज नहर, सुएज नहर दोस्तों। तो ये सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो इसका आंसर कौन है? डी, भूमध्य सागर और लाल सागर को। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा सागर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है? हाँ ध्यान से देखिए, कौन सा जो सागर है एशिया को अफ्रीका से अलग करती है? मान लीजिए यहाँ पे एक सागर है, इस सागर का नाम है, कोई है सागर, इधर एशिया है और इधर क्या है? अफ्रीका है। तो एशिया और अफ्रीका के बीच में कौन सा सागर मौजूद है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है लाल सागर। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल के संबंध में तीन किसी प्रकार समान है, एक तीनों से अलग है, बताइए। हाँ ध्यान से देखिएगा, मरुस्थल के संबंध में तीन किसी प्रकार समान है, एक तीनों से अलग है, बताइए। दोस्तों ये जितने क्वेश्चंस हैं ये सभी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर बनाया गया है दोस्तों। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है दोस्तों। तो देखिए, ध्यान से देखिए, इसका सही आंसर बताइए आप लोग। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। तो मरुस्थल के संबंध में अटाकामा मरुस्थल, रब अल खाली मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, तीन किसी प्रकार समान है दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो डी जो है तीनों से अलग है। क्यों? ये तीनों जो मरुस्थल हैं ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, जो कि गर्म मरुस्थल हैं, जबकि गोबी मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है। जो कि गोबी मरुस्थल कैसा मरुस्थल दोस्तों? ठंडा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है दोस्तों। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल। कहाँ है? तो मंगोलिया देश में है, मंगोलिया और चाइना की सीमा पर है। इसका अधिकांश जो भाग है मंगोलिया में है। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं पाए जाते? हाँ ध्यान से देखिए, कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे मरुस्थल पाया ही नहीं जाता? तो दोस्तों इसका सही आंसर है यूरोप। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, बुशमैन जनजाति। हाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। बुशमैन जनजाति का संबंध किस मरुस्थल से है? सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, टकला माकन मरुस्थल, थार मरुस्थल। हाँ दोस्तों, तो बुशमैन जो जनजाति है इनका संबंध कालाहारी मरुस्थल से है दोस्तों। जो कि कालाहारी मरुस्थल जो है आपको पता होगा अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ पे बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका देश और बोत्सवाना है। तो बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, लेकिन बोत्सवाना में ज़्यादा इसका विस्तार है। तो बोत्सवाना देश में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है, जहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है दोस्तों? बुशमैन जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? हाँ ध्यान से देखिए, भारत में किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है दोस्तों? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वनों का विस्तार है। लेकिन क्षेत्रफल परसेंटेज यानी प्रतिशत में देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक कहाँ पे वन है? तो मिजोरम है दोस्तों। तो प्रतिशत में अगर देखा जाए तो, लेकिन सबसे अधिक वनों का विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। प्रतिशत में पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? मिजोरम में। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार वन की विशेषता क्या है? हाँ ध्यान से देखिए, सदाबहार वन की विशेषता है, इसका आंसर कीजिए दोस्तों। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। सदाबहार वन की विशेषता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। हाँ ध्यान से देखिए, सदाबहार वन ये शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में पाए जाते हैं? नहीं। शीत कटिबंध क्षेत्र में पाए जाते हैं? नहीं। या महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं? नहीं। इसकी विशेषता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अगर बात करें तो आपको पता होगा, ध्यान से देखिए, आपको पता होगा दोस्तों, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच से भूमध्य रेखा, अगर उत्तरी गोलार्ध में देखें तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी अक्षांश जिसको मकर रेखा कहते हैं, इसका बीच का जो क्षेत्र है दोस्तों इसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है वर्ष भर गर्म रहता है। तो इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। तो जो सदाबहार वन है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की विशेषता है, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होता है और वर्षा अधिक होने की वजह से इन क्षेत्रों में जो वन होते हैं हरे भरे, वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, जिसे हम सदाबहार वन कहते हैं। लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? हाँ ध्यान से देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? ये मान लीजिए भूमध्य रेखा है,
ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। अभी इसका हम एक्सप्लेन किए हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उष्णकटिबंध कहते हैं। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किन दो अक्षांशों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। डोल्ड्रम शब्द देखिए, डोल्ड्रम। पृथ्वी पर किन दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को डोल्ड्रम कहते हैं? 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी उत्तरी अक्षांश के बीच। हाँ, ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, आप पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा दोस्तों। इसका सही आंसर है सी, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? डोल्ड्रम कहते हैं दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए आप, तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये जो बीच का हिस्सा है, ये भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में 5 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री, इसी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम डोल्ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोल्ड्रम कहते हैं। 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी। क्लियर? इसका तो इसका क्या आंसर है? सी। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। हाँ दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए मत कीजिए, हमसे उतना हमको गम नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा बृहद वृत्त का निर्माण करती है? हाँ, ध्यान से देखिए, बृहद वृत्त का निर्माण कौन सी अक्षांश रेखा करती है? तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही आंसर है सी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से जो अक्षांश रेखा खींची गई है इसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, जिसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन कहते हैं। और दोस्तों यह देखा जाए तो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहाँ से अगर उत्तरी गोलार्ध की तरफ चलें तो सभी अक्षांशों की जो लंबाई होती है कम हो जाती है, छोटी होती जाती है और छोटी होती जाती है दोस्तों। तो देखा जाए तो सबसे बड़ी जो अक्षांश है ये कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो कि बृहद वृत्त का निर्माण करती है। हाँ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सभी अक्षांश रेखाएं एक वृत्त का निर्माण करती है, वृत्त बनाती हैं, सर्किल बनाती हैं। तो सबसे बड़ी सर्किल कौन बनाती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हैं? ध्यान से देखिएगा, अक्षांश कितने हैं? 181। लेकिन अक्षांश रेखा कितने हैं दोस्तों? तो 179। हाँ, रेखा पूछेगा तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को रेखा नहीं मानते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो 181 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 179 होगा दोस्तों। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत का समय इंग्लैंड के समय से कितने घंटे आगे है या पीछे? बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों। भारत का समय इंग्लैंड के समय से कितने घंटे आगे है या पीछे? इसका आंसर कीजिए। हाँ दोस्तों, तो इसका सही आंसर है 5.5 घंटा आगे। हाँ, ध्यान से देखिए, भारत का समय पूछ रहा है, किससे कंपेयर करके? इंग्लैंड के समय से। तो इंग्लैंड मान लीजिए यहाँ पे है, इंग्लैंड यहाँ पे है, भारत यहाँ पे है। तो ये सूरज पूरब में निकलता है दोस्तों, तो सूरज की किरणें सब पहले भारत में पड़ेगा, बाद में इंग्लैंड पे जाएगा। तो ये देखा जाए तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 82.5 डिग्री जो भारत का टाइम मानक समय रेखा है। तो यहाँ से ये पूरब दिशा में है, तो पूरब दिशा में जो देशांतर रहते हैं वहाँ का समय अगर देखा जाए तो 0 डिग्री की तुलना में, इंग्लैंड की तुलना में क्या होते हैं? आगे होते हैं दोस्तों। तो भारत हमारा पूर्वी गोलार्ध में है, इसीलिए भारत का समय इंग्लैंड के समय से क्या है? 5.5 घंटा आगे है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आप क्वेश्चन को सही से पढ़ लीजिए, इसका आंसर कीजिए। तो दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा के संबंध में ध्यान से देखिएगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा के संबंध में कौन से कथन गलत है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है डी, 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जो कि यह गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। जबकि अन्य ऑप्शन को देखें तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को विश्व का मानक समय रेखा कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा मध्याह्न रेखा कहलाती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन में गलत पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश, हाँ ध्यान से देखिए, अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से कितने घंटे आगे है या पीछे? अरुणाचल प्रदेश का समय पूछ रहा है दोस्तों। आपको पता होगा, ये मान लीजिए ये भारत, सपोज ये भारत, माफ़ करिएगा सही नहीं बन पा रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे गुजरात है। तो और सूरज पूरब में निकलता है, तो सबसे पहले सूर्य किरण कहाँ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। इसीलिए तो अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूर्य का राज्य कहते हैं। हाँ, उगते हुए सूर्य का राज्य किस राज्य को कहते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है, अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से कितने घंटे आगे है पीछे है? तो गुजरात के समय से कंपेयर करके पूछा है, तो ये गुजरात ये किधर है? सूरज की तरफ है, तो ये आगे होगा दोस्तों। हाँ, 2 घंटे क्या? 2 घंटे आगे है दोस्तों, 2 घंटे आगे। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे मान लो 7 बज रहा है तो गुजरात में उस समय क्या टाइम होगा? 5 बजेगा। मान लीजिए यहाँ सुबह का 7 है, 6 AM हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा? 5 AM होगा दोस्तों। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। हाँ, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किस देशांतर को भारत का मानक समय रेखा कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का मानक समय रेखा किस देशांतर कहते हैं? तो इसका आंसर है आपका
देखिए ध्यान से देखिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत रेखा। हाँ दोस्तों, मिस मत कीजिएगा, पूर्वी देशांत रेखा, पश्चिमी देशांतर नहीं, क्योंकि भारत 0 डिग्री की तुलना में किधर है, पूर्वी गोलार्ध में है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान भारत की सबसे समृद्ध चट्टान है दोस्तों। हाँ, चट्टान से क्वेश्चन है दोस्तों, ये कौन सी चट्टान जो है सबसे समृद्ध चट्टान है भारत की। हाँ दोस्तों, मान लीजिए तो भारत में देखा जाए तो चट्टानों का क्रम चला है। सबसे पहले जो क्रम है आर्कियन क्रम चट्टान, दूसरे नंबर पे कौन आता है, धारवाड़ क्रम की चट्टान, तीसरे नंबर पे आता है कुड़प्पा क्रम की चट्टान, चौथे नंबर पे है विंध्य क्रम की चट्टान, पांचवें नंबर पे गोंडवाना क्रम की चट्टान और छठवें नंबर पे दोस्तों डक्कन ट्रैप। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा चट्टान जो है सबसे समृद्ध चट्टान है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा धारवाड़ क्रम की चट्टान। जी हाँ, कर्नाटक राज्य में और थोड़ा सा इसका एरिया है राजस्थान में भी। तो कर्नाटक के क्षेत्र में देखा जाए तो बेलारी, शिमोगा, धारवाड़ जो क्षेत्र हैं, ये इन क्षेत्रों में देखा जाए तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार है, जहाँ से लोहा, टंगस्टन, क्रोमियम, लोहा, ये सब धातुएं यहाँ से उत्पादित किए जाते हैं। वहाँ इसका उत्पादन होता है, इनका भंडार है, उत्पादन होता है, इसीलिए इसे सबसे समृद्ध चट्टान कहा जाता है दोस्तों। तो धारवाड़ क्रम चट्टान किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोलार व हट्टी की खान जो सोने के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में है। हाँ, ध्यान से देखिएगा, सोने के लिए प्रसिद्ध, गोल्ड के लिए प्रसिद्ध जो है खान, हट्टी की खान जो है किस राज्य में है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक राज्य में है। कौन, कोलार व हट्टी की खान किस लिए प्रसिद्ध है, सोने या गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, यदि गुजरात में सुबह का 7 बज रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन मिल ही गया, यदि गुजरात में सुबह का 7 बज रहा है, ध्यान से देखिए दोस्तों, यदि गुजरात में सुबह का 7 बज रहा है दोस्तों, गुजरात में सुबह का 7 बज रहा है, तो बताइए उस समय अरुणाचल, मान लीजिए यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, ये गुजरात है, तो गुजरात में सुबह का 7 बज रहा है, तो उस समय अरुणाचल प्रदेश में क्या समय होगा। तो गुजरात का देखकर अरुणाचल प्रदेश से पूछा है, यानी अरुणाचल प्रदेश सूरज की तरफ है, आगे है, तो यहाँ का समय क्या होगा, आगे होगा। तो यहाँ 7 बज रहा है, तो यहाँ 2 घंटा जोड़ दीजिए, यहाँ 2 घंटा जोड़ दीजिए, क्या होगा, यहाँ पे 9 बजेगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या है, सुबह का 9। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब होती है। हाँ, ध्यान से देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब होती है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़िए। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब होती है, तो 22 दिसंबर को होती है। जी हाँ दोस्तों, ये मान लीजिए सूरज है और सूरज के चारों तरफ ये पृथ्वी इस तरह क्या करती है, परिक्रमा करती है दोस्तों, परिक्रमा। तो जो सूरज की रोशनी जो है, अगर देखा जाए किरणें जो है, तो 22 दिसंबर को, हाँ 22 दिसंबर को कर्क रेखा, मान लीजिए कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती है दोस्तों, कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती है, और मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है, मकर रेखा पे दोस्तों 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पड़ती है, मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है। और मकर रेखा किस गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में है। हमारा देश किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है दोस्तों। तो उत्तरी गोलार्ध में इस वक्त 22 दिसंबर को क्या होगा, सबसे बड़ी रात होगी, क्योंकि सूरज की किरणें इधर नहीं है बल्कि दक्षिणी गोलार्ध की तरफ है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, रात बड़ी होगी दोस्तों। तो सबसे बड़ी रात पूछा है उत्तरी गोलार्ध में, तो क्या आंसर होगा 22 दिसंबर को। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों। 21 जून की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 मार्च की बात करें दोस्तों, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होता है, क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पड़ जाती है, भूमध्य रेखा पे पड़ती है, ठीक भूमध्य रेखा पे पड़ती है दोस्तों। इसीलिए दोनों 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी, हाँ ध्यान से देखिए, शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में किस राज्य में वर्षा होती है। शीत ऋतु की बात हो रही है दोस्तों, तो और मानसून का नाम है, हवा का नाम है उत्तर पूर्वी मानसून दोस्तों। तो शीत ऋतु में जो उत्तर पूर्वी मानसून से जो भारत में वर्षा होती है दोस्तों, कहाँ होती है, तमिलनाडु में। हाँ ध्यान से देखिएगा, शीत ऋतु में भारत में 2 तरह की हवाएं चलती हैं। एक चलती है पश्चिमी विक्षोभ चलती है दोस्तों, एक चलती है पश्चिमी विक्षोभ इस तरह, जो भूमध्य सागर में उसकी उत्पत्ति होती है, और एक आती है साइबेरिया से, जो कि उत्तर पूर्वी मानसून या उत्तर पूर्वी हवाएं कहलाती है। और यह हवाएं ये पूर्वोत्तर भारत की तरफ से होते हुए आती है, बंगाल की खाड़ी से नमी चुराती हैं और तमिलनाडु, हाँ ध्यान से देखिएगा, तमिलनाडु का जो तट है कोरोमंडल तट, इस कोरोमंडल तट पे वर्षा करती है 22 क्या शीत ऋतु में दोस्तों, नवंबर दिसंबर के महीने में दोस्तों। हाँ, नवंबर दिसंबर के महीने में ये तमिलनाडु के कौन सा तट, कोरोमंडल तट पे वर्षा करती हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पूर्व, कहाँ पे, पश्चिमी विक्षोभ से भारत में कहाँ वर्षा होता है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है शीत ऋतु में। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। हाँ, ध्यान से देखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति किस सागर में होती है दोस्तों? अभी मैं इसको बताया हूँ कि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति किस सागर में होती है, तो कहाँ होती है? भूमध्य सागर में होती है। जी हाँ दोस्तों, ये भारत के ध्यान से देखा जाए तो भारत के पश्चिम में यहाँ पे एक सागर जिसका नाम क्या है? भूमध्य सागर। मान लीजिए यहाँ पे सागर भूमध्य सागर है। इस भूमध्य सागर में एक चक्रवात का उत्पत्ति होती है, और ये चक्रवात जो है एक हवा चलती है 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक हवा चलती है दोस्तों, और उस हवा को हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। और इसी हवा के सहारे ये हवा चली जाती है कहाँ? हिमालय, भारत की तरफ, पूरब की तरफ भारत की तरफ चली जाती है, और हिमालय से टकराकर ये इन क्षेत्रों में वर्षा करती है। इस हवा का नाम क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, जो कि शीत ऋतु में चलती है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में पहुंचता है? हाँ, ध्यान से देखिएगा, ग्रीष्म ऋतु की बात हो गई। अब ग्रीष्म ऋतु में जो मानसून होता है, मानसून भारत के किस राज्य में सबसे पहले पहुंचता है दोस्तों? तो आपको पता होगा कि ग्रीष्म ऋतु जो है, ये ग्रीष्म ऋतु में जो हवा चलती है वो पश्चिमी विक्षोभ, कौन सी? दक्षिण पश्चिम हवा। क्या कहेंगे इसको? दक्षिण पश्चिम हवा, जो कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से आती है। तो अरब सागर के तट से इस तरह आती है आपका, इसको हम कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो कि ग्रीष्म ऋतु में चलती है। सबसे पहले केरल के मालाबार तट पे ये टकराती है। ध्यान से देखिएगा, केरल के मालाबार तट पे टकराती है 1 से 5 जून के बीच केरल के मालाबार तट पे टकराती है, और इस केरल क्षेत्र में खूब वर्षा करती है दोस्तों। सबसे पहले जो मानसून पहुँचती है कहाँ पे? केरल के। उम्मीद है दोस्तों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो ये अरब सागर के ऊपर से आती है दोस्तों। इसको हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा दोस्तों। लेते हैं अगला क्वेश्चन, केरल के तट को क्या कहते हैं? हाँ दोस्तों, ध्यान से देखिए, इसको अभी मैं एक्सप्लेन किया हूँ। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बेनेलक्स। हाँ, बेनेलक्स में कौन सा देश नहीं आते हैं? तो दोस्तों देखिएगा, ये 3 देशों का एक समूह है, बेनेलक्स। साबुन लक्स। तो बे मतलब बेल्जियम, NE मतलब नीदरलैंड, लक्स मतलब लग्जमबर्ग। दोस्तों इसमें कौन नहीं आएगा? फिनलैंड नहीं आएगा। और ये तीनों देशों का जो समूह है दोस्तों कहाँ पे है? यूरोप महाद्वीप के देश हैं दोस्तों, यूरोप महाद्वीप के देश हैं। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। सुंदरवन का डेल्टा में कौन सी वन पाई जाती है? ध्यान से देखिए दोस्तों, सुंदरवन के डेल्टा में कौन सी वन पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, कटीले वन। तो दोस्तों सुंदरवन के डेल्टा में जो वन पाया जाता है, मैंग्रोव वन पाया जाता है दोस्तों। हाँ, ध्यान से देखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो मुहाना है, वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं क्या? सुंदरवन का डेल्टा। और इस सुंदरवन के डेल्टा पे जो वन पाए जाते हैं उसे हम मैंग्रोव वन कहते हैं दोस्तों। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, श्री सैलम बांध किस नदी पर है? हाँ, ध्यान से देखिएगा, श्री सैलम बांध किस नदी पर है दोस्तों? हाँ दोस्तों, तो श्री सैलम जो बांध है ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है। कृष्णा नदी पे बना हुआ है श्री कृष्णा नदी, जो कि महाबलेश्वर चोटी से महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, और यह आंध्र प्रदेश राज्य में विजयवाड़ा के पास बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है? गिर जाती है। इसी नदी पर एक बांध है जिसका नाम क्या है? श्री सैलम बांध। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। माता टीला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही। माता टीला बांध जो है किस नदी पर है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है बेतवा नदी पर। माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है दोस्तों। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है दोस्तों? कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। ध्यान से देखिएगा, तो कर्क रेखा दोस्तों यूँ जाती है इस तरह। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान में थोड़ा सा है दोस्तों। तो ये कितने हो गए दोस्तों? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। मिजोरम से होकर, मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, जबकि मणिपुर से नहीं जाती है, क्योंकि मणिपुर मिजोरम के ठीक ऊपर है दोस्तों, यहाँ पे है। और इसके लिए आपको प्यारा सा ट्रिक पता ही होगा, मित्र पर गमछा झाड़। हाँ, मित्र पर गमछा झाड़, इस ट्रिक में सभी 8 राज्य आ जाएंगे दोस्तों। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश तटीय हैं? हाँ, ध्यान से देखिए, भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश तटीय हैं? राज्य व केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछा है दोस्तों, तो इसका आंसर बताइए आप लोग। दोस्तों इसका सही आंसर है 13। जी हाँ, भारत के कुल 9 राज्य पूछेगा तो 9 और केंद्र शासित 4, ये 9 4 13, कुल कितने? 13 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश क्या हैं? तटीय हैं दोस्तों।
और देखा जाए तो ये 13 राज्य, अगर दोस्तों राज्य केवल पूछेगा तो 9 आंसर होगा और केवल केंद्र शासित पूछेगा तो 4 होगा। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत के किस राज्य की तट सीमा सबसे लंबी है? हाँ ध्यान से देखिए, भारत के किस राज्य की तट सीमा सबसे लंबी है दोस्तों? तो ये अरब सागर इधर है, इधर बंगाल की खाड़ी है दोस्तों, और इस अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तट पर यहाँ पे जो राज्य हैं, यहाँ पे राज्य हैं दोस्तों, यहाँ पे राज्य हैं। और इन राज्यों का अगर बात करें, ये कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? यहाँ पे कुल 9 राज्य हैं दोस्तों। तो भारत के किस राज्य की तट सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तट सीमा सबसे लंबी है, ये गुजरात, काठियावाड़ तट, ये गुजरात, इसकी सीमा सबसे लंबी है। अगर दूसरे नंबर पूछेगा तो ये आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पूछेगा तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे, तमिलनाडु तीसरे नंबर पे। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के कितने राज्य चीन से सीमा बनाते हैं? हाँ ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके सर पे है और क्वेश्चन न मालूम कौन आपके दिमाग में, जहन में बैठ जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छा करके चले आएँ। तो दोस्तों लेते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत के कितने राज्य चीन से सीमा बनाते हैं? ध्यान से देखिए, कितने राज्य जो है चीन से सीमा बनाते हैं? राज्य पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है 4 केवल राज्य पूछा है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश को ऐड नहीं किया गया है। तो भारत के कुल देखा जाए तो देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये आपका ये है और इधर आप ये चाइना इधर है, ये चीन है, चीन। तो चीन से जो सीमा बनाता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये सिक्किम है दोस्तों, 2 हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे उत्तराखंड है दोस्तों, ये उत्तराखंड 3 हो गया, और यहाँ पे देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, ये 1 2 3 4, और ये जो है लद्दाख है, एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में तो केवल राज्य पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है? हाँ ध्यान से देखिए, भारत का कौन सा राज्य जो है पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है दोस्तों? ध्यान से आप लोग पढ़िए, पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है दोस्तों। ये मान लीजिए, ये आपका इधर पाकिस्तान है, इधर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से सीमा बनाता है कौन सा राज्य नहीं बनाता है दोस्तों? यहाँ गुजरात है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ पंजाब है, और ये आपका जम्मू कश्मीर है दोस्तों। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यहाँ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश यहाँ है, जो कि पाकिस्तान से इसका सीमा नहीं टच करता है दोस्तों। ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब और ये जम्मू कश्मीर। गुजरात देखा जाए हिमाचल प्रदेश को, तो हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है पंजाब से टच नहीं करती है दोस्तों। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा है? हाँ ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जलधारा से क्वेश्चन है। ठंडी जलधारा कौन सी दोस्तों? दोस्तों इसका आंसर कौन है? ध्यान से देखिएगा, ठंडी जलधारा हम्बोल्ट। जी हाँ, गल्फ स्ट्रीम ब्राज़ील की धारा और क्यूराइल जलधारा, ये तीनों गर्म जलधारा है, जबकि हम्बोल्ट जिसे हम पेरू की धारा कहते हैं, ये जो कि है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पे, हाँ ध्यान से देखिए, पश्चिमी तट पे बहती है दोस्तों, पेरू देश की सीमा पे, इसे ही हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं, जो कि ठंडी जलधारा है। हाँ ध्यान से आप लोग सुनिए, भूमध्य रेखा से, हाँ भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जो जलधारा चलती है वह गर्म होती है, और ध्रुवों से जो भूमध्य रेखा की तरफ आती है वो कौन सी जलधारा होती है? ठंडी जलधारा होती है दोस्तों। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? ये क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलता है दोस्तों, तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं दोनों? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा भी गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है दोस्तों, और मकर रेखा भी गुजरती है दोस्तों, मकर रेखा भी गुजरती है। तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों अक्षांश रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अफ्रीका महाद्वीप। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए, किस महाद्वीप को पक्षियों और सांपों का महाद्वीप कहते हैं? हाँ ध्यान से देखिए, किस महाद्वीप को पक्षियों और सांपों का महाद्वीप कहते हैं दोस्तों? हाँ दोस्तों, पक्षियों और सांपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? तो इसका आंसर कीजिए। हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को। हाँ, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों और सांपों का महाद्वीप कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसी महाद्वीप में अमेजन नदी बेसिन में अमेजन का जो जंगल है, यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, यहाँ पे वर्षा अधिक होता है, और इसी वजह से इन क्षेत्रों में जैव विविधता, ध्यान से सुनिएगा, जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे सांपों और पक्षियों का क्या है? बसेरा है दोस्तों। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। सेवा राय जावादी की पहाड़ी किस राज्य में है? हाँ ध्यान से देखिए, सेवा राय जावादी की पहाड़ी किस राज्य में है? इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु क्षेत्र में देखा जाए तो पूर्वी घाट पर्वत, मान लीजिए ये आपका ये तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु क्षेत्र में पूर्वी घाट पर्वत का ये छोटे ये पहाड़ियाँ हैं, जो कि इसको स्थानीय भाषा में सेवा राय जावादी कहते हैं तमिलनाडु में दोस्तों। तो सेवा राय जावादी की पहाड़ी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में।
लेते हैं अगले क्वेश्चन को। भूमध्य सागर की कुंजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, इसका आंसर कीजिए। हाँ, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं दोस्तों भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे भूमध्य सागर है, ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में जाने के लिए यहाँ पे एक जल डमरू मध्य है, सकरा समुद्री रास्ते को जल डमरू मध्य कहते हैं। यहाँ पे एक संधि हुई है और उसी संधि को कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि, और इसी को ये जिब्राल्टर जल संधि से होकर ही हम भूमध्य सागर में प्रवेश एंट्री करते हैं, इसीलिए जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं दोस्तों, जो कि यह संधि स्पेन और मोरक्को के बीच हुई है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। एस्किमो जनजाति किस देश में निवास करते हैं? हाँ, ध्यान से देखिए, एस्किमो जनजाति किस देश में निवास करते हैं दोस्तों? जिसका सही आंसर है कनाडा। जी हाँ, एस्किमो जनजाति जो है कनाडा देश में निवास करते हैं, टुंड्रा प्रदेश में निवास करते हैं। किन प्रदेश में? टुंड्रा प्रदेश में। दोस्तों अगर देखा जाए तो एस्किमो जनजाति कनाडा के ऊपर जो देश है, जो द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, उस ग्रीनलैंड पे एस्किमो जनजाति पाए जाते हैं। क्योंकि उसके पास कनाडा है, ये भी शीत, यहाँ पे बर्फ है, और इन क्षेत्रों में चूंकि ये टुंड्रा प्रदेश में आते हैं, तो एस्किमो जनजाति कहाँ पे, यहाँ आंसर क्या देंगे, कनाडा। जी हाँ, कनाडा देशों में एस्किमो जनजाति पाए जाते हैं। लेते हैं अगले क्वेश्चन को, और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो में जो भी कमियां हो आपको, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और आप ये भी बताइए कि आप इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को आप सही किए हैं दोस्तों। क्या आप एग्ज़ाम में आप भूगोल से क्वेश्चन कर ले जाएंगे? आप खुद देख लीजिए, आप अपने आप को जाँच लीजिए, परख लीजिए, और थोड़ी सी कमजोरी है दोस्तों तो थोड़ा सा अभी 2-3 दिन का टाइम है, 3 दिन का टाइम है दोस्तों, आप दोहरा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए दोस्तों। तो लेते हैं इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन। बेरिंग जल संधि किन 2 सागरों महासागरों को जोड़ती है दोस्तों? हाँ, ध्यान से देखिए, बेरिंग जल संधि किन 2 महासागरों को जोड़ती है दोस्तों? तो दोस्तों आपको पता होगा, ये मान लीजिए ये यहाँ पे एशिया महाद्वीप है ये, और इधर जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये भूमध्य सागर है दोस्तों, और ये ऊपर जो है आर्कटिक महासागर है। यहाँ पे एक सकरा समुद्री रास्ता है, इधर रूस है और इधर अलास्का यानी अमेरिका है। तो इसी सकरा समुद्री रास्ते को लेकर रूस और अलास्का यानी अमेरिका में एक संधि हुई है, इसी सकरा समुद्री रास्ते को कहते हैं बेरिंग जल डमरू मध्य। तो दोस्तों बेरिंग जल डमरू मध्य जो है, देखा जाए तो यही एक संधि हुई जिसको कहते हैं बेरिंग जल संधि। इसके ऊपर का जो महासागर उसे हम आर्कटिक महासागर कहते हैं, जो ये है इसको हम प्रशांत महासागर कहते हैं दोस्तों। तो यह प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। कौन सा आंसर सही है दोस्तों? प्रशांत महासागर यानी आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ध्यान से देखिएगा, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो दोस्तों ये थे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।